रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है हमारा दैट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट फ्रॉम चैप्टर नंबर 7। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, इससे पहले जो है हमने प्रोसेसेस पढ़े थे कि व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इन टर्म्स ऑफ एडिशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। उसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। ऑक्सीडेशन इज़ डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, removal of hydrogen and removal of or loss of electrons, and reduction is defined as the addition of hydrogen, addition of electrons and removal of oxygen is known as reduction। और हमने इनके रेफरेंस से डिफरेंट एग्जांपल्स पढ़ी थी और फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन और उसके रूल्स पढ़े थे। ऑक्सीडेशन नंबर इज़ द apparent charge which is assigned to an atom of a molecule or atom of an element in a molecule, that is known as the oxidation number. For example, in HCl the oxidation number of H is 1 plus 1 and that of the chlorine is minus 1. Now we are going to study the oxidizing agent and the reducing agent. Processes हमने पढ़ ली हैं। अब कौन से जो elements या substances जो हैं which are involved in the oxidation reduction reactions और उनको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किनको कहते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं, अब हम ये पढ़ेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज़ अ सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेस अदर सब्सटेंसेस। इसका जिस तरह से नाम है ऑक्सीडाइजिंग, यानी कि ये दूसरे सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज कर दे या उनकी ऑक्सीडेशन कर दे, उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट इज़ अ स्पीशी विच ऑक्सीडाइजेस अदर सब्सटेंसेस। अब ऑक्सीडाइज कैसे करेगा? ऑक्सीडेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देम, क्योंकि इसने क्या करनी है, दूसरे सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन करनी है। एंड व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन? द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे करेगा ऑक्सीडाइज? बाय रिमूविंग और टेकिंग electron from that substance and itself get reduced. Itself gets reduced और ये खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज इसने जो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज किया बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट और बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट, और वो इलेक्ट्रॉन्स इसने खुद एक्सेप्ट कर लिए। ये दूसरे सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन कर रहा है और ख़ुद जो है ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो इस तरह के सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और ख़ुद जो है वो रिड्यूस हो जाए। इसमें जो है हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर non-metals, because non-metals have the tendency to gain or accept electrons. They are electronegative in nature, so they easily take or accept electrons from other substances और उनको ये क्या कर देंगी, ऑक्सीडाइज कर देंगी, और non-metals खुद क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी। So non-metals they act as oxidizing agents. They have the ability to accept or gain electrons. Then reducing agent,
रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें भी नाम से हमें क्या पता चल रहा है, दो सब्सटेंसेस या दो स्पीशीज़ विच हैव द एबिलिटी टू रिड्यूस अदर सब्सटेंसेस, दोज species are called reducing agent. It is a species which reduces other substances. Reduction करती हैं. How they reduce other substances? By providing them the electrons. Reduction क्या होती है? Addition of electrons. So they give their electrons to those substances and reduce them. कैसे होगी reduction? By donating electrons. और जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दिए रिड्यूसिंग एजेंट ने, तो जिस सब्सटेंस को देंगे उसकी तो रिडक्शन हो रही है क्योंकि वहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है और इसमें से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे. सो इटसेल्फ इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड. खुद ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा. और इसमें एग्जांपल्स जो हम पढ़ेंगे मेटल्स की. ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, दे हैव द एबिलिटी टू लूज द इलेक्ट्रॉन easily. Metals behave as reducing agents because they have the ability to lose electrons. So metals जो हैं they behave as reducing agent because they reduce other substances by donating their electrons to them and itself get oxidized. So ये हमने अब दो डेफिनेशंस पढ़ी हैं, इस एक दफ़ा दोबारा इसको देख लेते हैं. वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जो दूसरों को की ऑक्सीडेशन कर दें, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दें. उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो दूसरे सब्सटेंस में से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे और वो इलेक्ट्रॉन खुद एक्सेप्ट कर लेंगे. जिस सब्सटेंस में से इन्होंने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया उसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन. और चूँकि ये खुद इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें तो ये खुद क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे. सो दे बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड. और इसमें एग्जांपल हमने नॉन मेटल्स की पढ़ी है. नॉन मेटल्स behave as oxidizing agent because they have the ability to accept or gain the electrons. Similarly, reducing agent are those species which have the ability to reduce other substances. ये क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं दूसरे सब्सटेंसेस की. रिडक्शन क्या प्रोसेस होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो ये दूसरे सब्सटेंस को इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स दूसरे सब्सटेंस को दे देंगे. उससे क्या होगा कि वो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उसकी रिडक्शन हो जाएगी और इनमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, इन्होंने दूसरे को दे दिए. सो ये खुद क्या हो जाएंगे, ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे. और मेटल्स में एग्जांपल हम पढ़ेंगे मेटल्स की. मेटल्स जो हैं उनमें एबिलिटी होती है कि दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली. सो दे डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन्स टू अदर सब्सटेंसेस, उनकी रिडक्शन हो जाती है और ये खुद क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे. सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर रिड्यूस्ड, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन करते हैं और ख़ुद रिड्यूस हो जाती है. और रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन करते हैं और ख़ुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं. अब हम पढ़ेंगे इनकी एग्जांपल्स ताकि और हमें क्लियर हो जाए. आपकी बुक में जो हेडिंग है नेक्स्ट दी है दैट इज़ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस. बच्चों को अमूमन कन्फ्यूजन होती है कि पीछे भी ये दिया हुआ है और आगे भी दिया हुआ है. ये बेटा वही चीज़ है
जो हमने पीछे पढ़ा है उसमें हमने सिंपल पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। उन टर्म्स में हमने अलग-अलग से एग्जांपल्स पढ़ी थी। अब उन्हीं एग्जांपल्स को फुल रिएक्शन जो है, कंप्लीट रिएक्शन जो है, ये जिसमें जो इस टॉपिक में दिया हुआ जिंक और हाइड्रोजन आयन, ये आप पीछे भी पढ़ के आए हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में एग्जांपल। अब वही एग्जांपल जो है कंप्लीट रिएक्शन के साथ उन्हीं को हमने दोबारा डिस्कस करना है और इसमें हम प्रोसेस भी डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, और दोबारा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट इसको हम डिस्कस करेंगे। अगर ये शॉर्ट में आता है तो यू जस्ट हैव टू राइट दी डेफिनेशंस, जैसे कि अभी मैंने बोर्ड पे लिखी थी, अलॉन्ग विद दी एग्जांपल्स। अगर ये लॉन्ग में आता है कि व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, एक्सप्लेन देम बाय गिविंग एग्जांपल्स, फिर आपने ये वाली एग्जांपल देनी है जो अभी हम करने लगे हैं। अब केमिकल रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो चेंज हो जाए, कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, और वो कैसे होगा, बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस और रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब वही चीज़ जो है एक नए अंदाज में यहाँ पे लिखी हुई है, सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन विच ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ लिखती हूँ फिर हम इसको दोबारा कर लेते हैं। केमिकल रिएक्शंस in which oxidation number of one or more substances is changed are called oxidation reduction reactions और redox reactions। वो केमिकल रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो चेंज हो जाए, उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस और रिडॉक्स रिएक्शंस। ये वही चीज़ है जो हमने पहले पढ़ी है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में कैसे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन किसी ने गेन कर लिया तो उसके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाएगा जी। इसमें एग्जांपल जो हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जिंक जो है, इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है रिमूव, यहाँ पे ये फ्री स्टेट में है, न्यूट्रल है, देयर इज़ इसमें ज़ीरो का मतलब ये है कि ये फ्री स्टेट में है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर इस टाइम पे 0 है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से रिमूव हो रहे हैं तो इसमें क्या चार्ज आ जाएगा, +2। सो क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो गया, 0 से +2 हो गया, ठीक है। और क्लोरीन में अगर 1 इलेक्ट्रॉन एडअप हो रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रॉन्स 2 क्लोरीन है, ये अलग अलग से इसमें क्लोरीन जो है इसमें एडअप होंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाएगा, तो 0 से -1 हो जाएगा, तो इट मीन्स कि इसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रही है। सो चेंज इन दी ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। बात वही है जो हमने पहले पढ़ी थी कि हो क्या रहा है, एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। वही चीज़ जो है हो रही है, बस हमने उसकी वर्डिंग चेंज कर दी है, ऑक्सीडेशन नंबर इज़ चेंज। सो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, ये वही चीज़ है जो हमने पहले पढ़ी है। अब हम इसके एग्जाम्पल्स जो हैं उसको हम करेंगे किस तरीके से, कि इसमें जो फर्स्ट एग्जांपल दी हुई दैट इज़ द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन गैस, ये रिएक्शन जो है आपकी बुक में लिखा हुआ है।
अब इसको हम ये करते हैं कि इसके ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। इधर जिंक जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, -1, +1, क्लोरीन का -1 और हाइड्रोजन का +1। यहाँ हम देखते हैं कि जिंक ऑक्सीडेशन नंबर +2, दैट ऑफ क्लोरीन इज़ -1, 2 क्लोरीन है तो ये -2 हो जाएगा और फिर ये कंपाउंड जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा और यहाँ पे 0। अब आप ये देखें कि यहाँ जिंक जो है यहाँ 0 था और यहाँ पे +2 लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि जिंक जो है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए हैं। सो द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ आप क्या लिखोगे? ऑक्सीडेशन। जिंक इज़ अ मेटल और जब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट किया है उसने तो जिंक क्लोराइड एक कंपाउंड बना है और जब वो ये कंपाउंड बनेगा तो कैसे बनेगा कि जिंक जो है इट विल लूज इट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये फिर क्लोरीन के साथ कंबाइन होगा। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज दी ऑक्सीडेशन। सो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है एंड जिंक इज बिहेविंग एज reducing एजेंट। इसके बाद देखें हाइड्रोजन। इसको आप देखें यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है या ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +1 है एंड दैट ऑफ दी, यहाँ हाइड्रोजन को देखें इट बिकम 0। यानी कि यहाँ पे +1 था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है इसमें इसकी कमी थी और जब हाइड्रोजन गैस बनी तो इसने इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर लिया और वो इलेक्ट्रॉन जो इसने गेन किया तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नोन एज दी रिडक्शन। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? रिडक्शन। और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है इट इज़ बिहेविंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है +1 से 0 और यहाँ पे देखें 0 से +2। तो जो हमने यहाँ पे चीज़ लिखी थी कि देयर इज़ अ चेंज इन दी ऑक्सीडेशन नंबर, वो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए और कंफ्यूज नहीं होना आपने। क्या है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हो रही है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर कम या ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच देयर इज़ अ चेंज इन दी ऑक्सीडेशन नंबर। और ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज क्यों आती है? ड्यू टू गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेम रिएक्शन जो है ये आपने पेज नंबर 115 पे अगर आप देखें, आपके पास बुक्स हैं तो आप उसको देखें, जो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन दी हुई है इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वहाँ पे जिंक जो है उसको हमने पढ़ा था एग्जाम्पल। ये वही एग्जाम्पल है कि इसमें से रिमूवल हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। और रिडक्शन में आप देखें कि हाइड्रोजन जो है 2 हाइड्रोजन आइंस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं और वो क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन गैस। और जब हम इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो ये रिएक्शन ऐसे होगा। सेम वही चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ी है, वहाँ पे अलग-अलग था, यहाँ कंबाइन होके आ गया। सो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, सेम वही चीज़ है, बस यू हैव जस्ट इसको अंडरस्टैंड करें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। अब हम एक और एग्जांपल पढ़ते हैं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म दी वाटर। H2 plus O2 हेयर ऑक्सीजन जो है, ये हाइड्रोजन जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ये भी 0 होगा। यहाँ पे हम देखें इट इज़ -2 एंड हेयर इट इज़ +1। और ये न्यूट्रल क्यों है कि 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पे आप देखें कि हाइड्रोजन जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, 0 से क्या हो गया? +1, यानी कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो व्हाट इज दिस? ऑक्सीडेशन।
so it is behaving as reducing agent, whereas oxygen यहाँ 0 से -2 हो रही, that is gain of electron which is called reduction, or it is here oxygen is behaving as oxidizing agent. अच्छा, पीछे जो एग्जाम्पल पढ़ी वहाँ हमने पढ़ा था कि नॉन मेटल्स जो हैं दे बिहेव एज मोस्टली एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और मेटल्स जो हैं वो बिहेव करती हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन अब इस केस में ये दोनों नॉन मेटल्स हैं, तो इसमें क्या होगा कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इधर ऑक्सीजन है, सो इट इज़ बिहेविंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो दूसरा होगा दैट विल बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. It has more tendency to gain the electron as compared to the hydrogen. ठीक है, ऑक्सीजन में ज़्यादा टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे एज कम्पेयर टू दी हाइड्रोजन. दैट इज़ वाई हेयर ऑक्सीजन इज़ बिहेविंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हाइड्रोजन इज़ बिहेविंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. ऑक्सीजन क्या करती है कि इसमें ज़्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, तो ये क्या करेगी कि इसमें ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसकी रिडक्शन हो जाएगी, ये एक्सेप्ट कर लेगी इलेक्ट्रॉन, और दूसरे जो दूसरा सब्सटेंस होगा उसको ये ऑक्सीडाइज कर देगी. सो इट इज़ बिहेविंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट हैज़ मोर टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स. तो इसकी क्या होगी रिडक्शन, एंड इट बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. whereas हाइड्रोजन एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन इट हैज़ लेस टेंडेंसी टू गेन electron, it has more tendency to lose the electrons. so ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दूसरे सब्सटेंस को दे देगा, उसकी क्या करेगा, ये इसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं, सो इसकी हो जाएगी ऑक्सीडेशन, और ये बिहेव करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. ये अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे सब्सटेंस को दे देगा, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इटसेल्फ इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, चूँकि दूसरे को अपने इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहा है, तो उसकी क्या होगी रिडक्शन, तो ये बिहेव करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. सो दीज टू एग्जाम्पल्स दे आर डिस्कस्ड इन योर बुक. इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ें, समझें, सुने, समझें, और उसके बाद इसको आपने लिख के प्रैक्टिस करनी है. सो ये आपको उससे क्लियर हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. Electrochemical cells. Electrochemical cells क्या होते हैं? It is a system in which two electrodes, metallic electrodes, they are dipped in a solution of an electrolyte and they are connected with the battery. Electrochemical cells क्या होते हैं? It is a system जिसमें क्या होता है, two metallic two electrodes किसमें डिप होते हैं, डिप्ड इन दी solution of an electrolyte and are connected with battery. ऐसा सिस्टम जिसमें टू इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो प्रेजेंट हो और वो किस में डिप्ड हो, इन अ सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, एंड देन दीज इलेक्ट्रोड्स दे आर कनेक्टेड विद दी बैटरी. अब ये क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिहेव एज एन एनर्जी स्टोरेज डिवाइस, जिसमें क्या होता है, या तो केमिकल रिएक्शन जो है वो होता है और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, और the chemical reaction it will takes place with the help of the electric current. क्या होती है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल,
It is a storage, energy storage device. जिसमें टू मेथड्स जो हैं वो से रिएक्शंस जो हैं होते हैं. एक तो होता है इट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. केमिकल रिएक्शंस takes place with the help of इलेक्ट्रिक करंट. या फिर दूसरा क्या मेथड होगा कि इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट is produced due to chemical reactions. सेल्स जो होते हैं दो काइंड्स के होते हैं. कौन से कैसे क्यों टू काइंड्स के होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसेस विच इज़ इन्वॉल्व इन दो सेल्स. और होता क्या है सेल? इट इज़ अ एनर्जी स्टोरेज डिवाइस जिसमें कि एनर्जी स्टोर हुई होती है. अब ये टू टाइप्स के सेल्स क्यों कहलाते हैं? क्यों इनमें दो तरीके से रिएक्शन होता है. एक तो ये होता है या तो केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो कैसे होंगे कि उनको इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी, तो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा. और दूसरा सेल कौन सा होता है जिसमें कि केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो होंगे और वो क्या करेंगे? वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेंगे. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और उसमें हम पढ़ेंगे टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल. अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो होता है जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास, यानी कि विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ये वाला वो कौन से सेल्स होते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसमें कि केमिकल रिएक्शंस दे ऑपरेट और दे टेक प्लेस और दे प्रोसीड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. और इसको हम कौन से रिएक्शंस बोलते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस. अब यहाँ हम एडिशन करेंगे जो कि हमने शुरू में पढ़ा था इंट्रोडक्शन में. नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस, दीज आर द रिएक्शंस विच रिक्वायर्ड some external agent to take place, to carry on or to proceed. They cannot take place by their own. ये खुद ब खुद नहीं होते बल्कि इनको कुछ external agent चाहिए होता है जो कि इनको हेल्प आउट करे कि ये प्रोसीड करें या ये स्टार्ट हो. सो हेयर एक्सटर्नल एजेंट इज़ इलेक्ट्रिक करंट. So the cells in which non-spontaneous chemical reaction takes place with the help of electric current, those cells are called electrolytic cells. और galvanic cells कौन से होते हैं? जिनमें ये वाले reactions होते हैं, ये होते हैं spontaneous chemical reaction. In this reactions, chemical reactions they takes place by their own without the help of any external agent and they produce इलेक्ट्रिक करंट. इसमें ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं, ये खुद ब खुद ऑपरेट होते हैं, खुद ब खुद प्रोसीड होते हैं और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट. तो इन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस which takes place their own without the help of any electric current. So two types of cells होते हैं, electrolytic cell and galvanic cell. और ये क्यों two types के हैं? Depending upon the type of the chemical reactions they are taking place in these systems. Electrolytic cell is the cell in which non-spontaneous chemical reaction takes place with the help of the electric current, and galvanic cell is the system in which the chemical reactions they produce electric current, and these chemical reactions are called spontaneous chemical reactions because they take place by their own. They do not
require any external agent to proceed the chemical reactions. So electrochemical cells होते क्या हैं? This is an energy storage device. और इसकी कंस्ट्रक्शन जो है उसमें क्या होता है कि एक सिस्टम होता है जिसमें कि टैंक्स होते हैं विच कैन बी मेड अप ऑफ ग्लास, वुड और सीमेंट, और उसमें इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है और उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो डिप हुए होते हैं और दीज 2 इलेक्ट्रोड्स दे आर कनेक्टेड विद दी बैटरी. उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. फिर हमने उसकी टाइप्स पढ़ी कि 2 तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल. इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो सेल है जिसमें कि नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होते हैं विद दी हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और गैल्वेनिक सेल वो सेल है जिसमें स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होते हैं एंड दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट. अब ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली. अब क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रोलाइट. जो ये हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो सोल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट का उसमें डिप होते हैं, और उसमें डिप होते हैं तो इसका क्या फंक्शन होता है और क्यों उसमें डिप किया जाता है. अब हम उसको पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट जो है वो क्या चीज़ होती है. Electrolytes. These are the substances which have the ability to conduct electricity through their aqueous solution or molten state. Those substances are called electrolyte. Substances which can conduct electricity or they allow to pass the electric current to pass to them in their aqueous solution or molten form. मोल्टन फॉर्म पिघली हुई चीज़ को कहते हैं कि जब इसको हम मेल्ट कर लें किसी भी सॉलिड को तो क्या होगा कि इट अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट. दैट सब्सटेंस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट. और दूसरा क्या होता है? एक्वस सोल्यूशन. सॉलिड फॉर्म में नहीं, एक्वस सोल्यूशन. जब हम इस सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो उसका एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा. सोल्यूशन फॉर्म में जो सब्सटेंसेस इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करेंगे कि वो उसमें से पास कर जाए, दो सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स. सो इलेक्ट्रोलाइट्स आर दी सब्सटेंसेस विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास टू देम इन देयर एक्वस फॉर्म और इन देयर मोल्टन फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं सोडियम क्लोराइड. अब सोडियम क्लोराइड अगर तो ये सॉलिड है तो ये क्या होगा? इट इज़ नॉन इलेक्ट्रोलाइट. इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करेगा. लेकिन अगर हम सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन लेंगे, एक्वस सोल्यूशन और इसकी मोल्टन फॉर्म लेंगे, molten form, पिघली हुई फॉर्म, then it allows electric current to pass to them, so it acts as an electrolyte. ये MCQ भी आ जाता है समटाइम्स. तो इसको आपने नोटिस करना है कि सॉलिड फॉर्म में नहीं, वो सब्सटेंसेस which allow the electric current to pass through them from their aqueous solution or in the molten form, those substances are called electrolytes. अब इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं इसकी हम टाइप्स पढ़ेंगे. इसमें जो है और एग्जांपल्स जो हैं, सोल्यूशन ऑफ एसिड बेसिस आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स. ये तो एक एग्जांपल मैंने आपको दी. इसके अलावा आप एग्जांपल लिख सकते हैं सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. दीज आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स. अब हम इलेक्ट्रोलाइट्स की टाइप पढ़ेंगे. There are two types of electrolytes, strong electrolyte and weak electrolyte.
What are strong electrolytes? Strong electrolytes, these are the substances which ionize almost completely in their aqueous solution and produce more ions. They are called strong electrolytes. Electrolytes which ionizes completely in their aqueous solution and produce more ions are called strong electrolytes. So, strong electrolytes are those substances which ionize completely in their aqueous solution and they produce more ions. Those substances are called strong electrolytes. वो substances जो कि ionize हों completely in their aqueous solution और ज़्यादा ions produce करते हैं उनको हम बोलते हैं strong electrolytes. और इसमें examples आ जाएंगी aqueous solutions of sodium chloride, aqueous solution of sodium hydroxide, aqueous solution of sulfuric acid. ये तो 2-3 एग्जाम्पल्स हैं. जितने भी एसिड्स हैं और बेसिस हैं उनके एक्वस सोल्यूशन, सॉल्ट्स के एक्वस सोल्यूशन, दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. एग्जाम्पल में आप यहाँ पे लिख लें एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड. Definition, example and then we write the equation also. ये शॉर्ट में आएगा तो आपने डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल लिखनी है और एग्जाम्पल के बाद आपने इक्वेशन जो है उसको भी लिखना है. यहाँ पे आप लिखोगे वाटर कि ये एक्वस सोल्यूशन है और ये ब्रेकअप होके क्या बनाता है सोडियम आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस. एक्वस मीन्स कि ये बॉटम में आयंस जो हैं ये प्रेजेंट होंगे. सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. अब हम पढ़ेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा इसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा इलेक्ट्रोलाइट्स विच डू नॉट आयोनाइज कम्प्लीटली एंड दे प्रोड्यूस लेस आयंस इन देयर एक्वस सोल्यूशन. दो सोल्यूशंस आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. Weak electrolytes which ionizes, which do not, yeah, which ionizes to small extent and produce and could not produce more ions are called weak electrolytes. और इसमें जो एग्जांपल जो आ जाएगी दैट इज़ ऑफ द एसिटिक एसिड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हेन दे आर डिसॉल्व इन द वाटर दे प्रोड्यूस लेस आयंस, दे डू नॉट आयनाइज completely, so these are called weak electrolytes. For example, acetic acid CH3COOH, this is acetic acid, and calcium hydroxide, दे बिहेव एज वीक एसिड. अब इसमें जो इक्वेशन हम लिखेंगे दैट इज़ ऑफ दी ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इसमें आप एग्जांपल इसके लिख लेंगे CH3COOH, it will produce CH3COO negative plus
H positive. So it behave as a weak electrolyte. अच्छा, इसमें आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो आपकी बुक में लिखा हुआ है दैट इज प्लस वाटर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन. सो यहाँ पे फिर हम इसको चेंज कर लेंगे लिक्विड, और लिक्विड लिख लेंगे. So this is an example of weak electrolyte. The weak electrolytes are the electrolytes which do not ionize completely, or they ionize to a small extent, and they do not produce more ions in their aqueous solution. Those substances are called weak electrolytes. इसमें एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे एसिटिक एसिड की और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, कि ये जो हैं व्हेन दे आर डिजॉल्व इन द वाटर दे डू नॉट आयोनाइज कम्प्लीटली, और दे प्रोड्यूस लेस आइंस, और दे डू नॉट प्रोड्यूस मोर आइंस. और आपने साथ इसके एग्जांपल जो है वो इक्वेशन की फॉर्म में लिखनी है और उसको आपने बताना है. इसके बाद जो एग्जांपल आ जाएगी, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी दैट इज़ ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. अभी हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, वो हमने पढ़ा था कि वो डिवाइस है जिसमें क्या होता है, एनर्जी स्टोरेज डिवाइस, जिसमें इलेक्ट्रोड्स जो है डिप्ड होते हैं इन दी सोल्यूशन, इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और बैटरी से कनेक्टेड होते हैं. तो हमने इलेक्ट्रोलाइट्स को पढ़ा कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या कौन से सब्सटेंसेस होते हैं. दीज आर दी सब्सटेंसेस विच हैव द एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन देयर एक्वस सोल्यूशन एंड द मोल्टन फॉर्म. फिर हमने इलेक्ट्रोलाइट्स की टाइप पढ़ी, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, अब हम उसको पढ़ेंगे कि विच आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. Non-electrolytes are those substances which do not ionize in their aqueous solutions and do not allow the current to pass through their solutions are called non-electrolytes. Are the substances which do not allow the electric current to pass through their aqueous solution or molten form are called non-electrolytes. और इसमें एग्जांपल्स आ जाएंगी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की. फॉर एग्जांपल शुगर सोल्यूशन, बेंजीन, दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट. शुगर सोल्यूशन, बेंजीन, ये क्या है, दीज आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. सो वो सब्सटेंसेस जिसको जो कि इलेक्ट्रिक करंट उनके एक्वस सोल्यूशन से या मोल्टन स्टेट से पास नहीं करता, दो सोल्यूशंस आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. और इसमें एग्जांपल आप देंगे शुगर सोल्यूशन और बेंजीन की. सो जो आज हमने टॉपिक पहले पढ़ा है दैट इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द रिड्यूसिंग एजेंट अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर दो सब्सटेंसेस which have the ability to oxidize other substances by taking electrons from them, and they itself or themselves get reduced. Those substances are called oxidizing agent, and all non-metals they act as oxidizing agent because they have the ability to accept the electrons. फिर दूसरा हमने पढ़ा reducing agent. Reducing agents are those substances which reduces other substances by giving them their electrons, and they themselves get
ऑक्सीडाइज्ड। और ऑल मेटल्स एग्जांपल्स में पढ़ेंगे, ऑल मेटल्स दे बिहेव एज reducing agent because metals have the ability to lose the electron easily as compared to the non metals। फिर हमने इसमें एग्जांपल पढ़ी थी जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिएक्शन की। उसमें जिंक जो है दैट बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट और हाइड्रोजन दैट बिहेव एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देन उसके बाद हमने एग्जांपल पढ़ी वाटर की, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस दे कंबाइन टू फॉर्म दी वाटर, और उसमें ऑक्सीजन इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हाइड्रोजन इज एक्टिंग एज दी रिड्यूसिंग एजेंट। इसके बाद हमने जो पढ़ा है दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये क्या होती है? दैट इज़ द एनर्जी स्टोरेज डिवाइस in which the electrodes are dipped in a solution of an electrolyte and they are connected with the battery. There are two types of electrochemical cells, electrolytic cells and the galvanic cells. Electrolytic cells are those cells in which the non-spontaneous chemical reaction takes place with the help of the electric current. यानी कि इन सेल्स में केमिकल रिएक्शन होगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दे नीड एन एक्सटर्नल एजेंट टू कैरी ऑन द केमिकल रिएक्शन। और गैल्वेनिक सेल्स वो होंगे इन विच स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोलाइट आर दोज सब्सटेंसेस विच हैव द एबिलिटी टू अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इन देयर एक्वस फॉर्म और एक्वस सोल्यूशन और मोल्टन फॉर्म। और उसमें हमने एग्जांपल्स पढ़ी हैं कि जो सोल्यूशन होते हैं एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स, एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस, दे आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स। इसके बाद जो सॉलिड अगर हम कंपेयर करें, सॉलिड सोडियम क्लोराइड इट इज़ नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट, इट बिहेव एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन एक्वस फॉर्म, इन इट्स एक्वस सोल्यूशन और इन मोल्टन फॉर्म। फिर इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं देयर आर टू काइंड्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज सब्सटेंसेस which ionize completely in their aqueous solution or they produce more ions. Those electrolytes are called strong electrolytes. इसमें आ जाएगा एग्जाम्पल आप देंगे aqueous solution of sodium chloride, sodium hydroxide and that of sulfuric acid। फिर आपने इसकी इक्वेशन लिख के एग्जाम्पल जो है वो देनी है। Then weak electrolytes are the electrolytes which do not ionize completely or they ionize to a small extent and they do not produce more ions in their aqueous solution. Those substances are called weak electrolytes। इसमें एग्जाम्पल देंगे हम एसिटिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, और आपने एसिटिक एसिड की एग्जाम्पल जो है वो उसको लिखना भी है साथ। Then non electrolytes are those substances which do not allow the electric current to pass through them in their aqueous solution. Those substances are called non-electrolytes। इसमें हम एग्जांपल देंगे aqueous solution of benzene and sugar। So ये मोस्टली जो है ये शॉर्ट में ही आता है कि what are weak electrolytes, strong electrolytes और non electrolyte, या फिर electrolyte की डेफिनेशन लिखें। कोई भी डेफिनेशन आ जाएगी, आपने उसमें डेफिनेशन के साथ एग्जांपल भी देनी है और जहाँ इक्वेशन है वहाँ इक्वेशन भी लिखनी है। अगर ये लॉन्ग में आ जाए कि what are electrolytes, explain their types, तो फिर आप सारा लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन, देन स्ट्रॉन्ग एंड वीक, और साथ फिर आपने नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो अलहदा से है, वो इलेक्ट्रोलाइट में नहीं आएगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। सो ये जो टॉपिक अभी हमने किए हैं इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लें। इसके बाद जो टॉपिक है दैट इज़ द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस जो पीछे हमने पढ़े हैं, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, उसको अच्छे तरीके से आप बार बार रिएक्शंस की प्रैक्टिस करें, उसको देखें, समझें, सुने लेक्चर को और उसके बाद खुद वहाँ से पढ़ें और उसको याद करें, तो ये आपको समझ आ जाएगी। जब ये समझ आ जाएगी तो आगे जो है वो बहुत इजीली हो जाएगा। सो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफ़िज़।